आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले, कांग्रेस का हाथ थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। खुद कांग्रेस में आए हैं और पत्नी समाजवादी पार्टी में। दो नावों की सवारी में अब दिक्कत शत्रुघ्न सिन्हा को ही हो सकती है। विरोधियों ने मुद्दा बना लिया है, धोखा देने का आरोप लगाया है। हालांकि शॉटगन के बचाव में महागठबंधन उतरा है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। नेता जो है राहुल गांधी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस, शॉटगन के साथ खड़ा हुआ महागठबंधन। सियासत में दो नावों की सवारी कितनी भारी पड़ती है, ये आजकल शत्रुघ्न सिन्हा को पता चल रहा होगा। खुद हाथ के साथ पत्नी को साइकिल पर बैठा दिया है, जिसे लेकर अब विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने ट्वीट करके हमला बोला है और कहा, शत्रुघ्न जी, धोखा देना आपके फितरत में है। 15 दिनों के अंदर ही कांग्रेस को आपने उत्तर प्रदेश में धोखा दे दिया। पत्नी मोह में कांग्रेस के साथ छलकर सपा के प्रचार में उतर गए। छोटी मोटी बातें हैं जो बढ़ाई जा रही हैं, इन बातों में जरा भी सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। मैं सच्चाई और पारदर्शिता के साथ जीता हूं, दोनों को साथ लेकर चलता हूं। राहुल गांधी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सबकी सहमति और जानकारी से हुआ है। जब निमंत्रण मिला, आमंत्रण हुआ, तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करते हुए मैंने पत्नी से कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तमाम लोगों का लक्ष्य एक ही है। बीजेपी को शत्रुघ्न सिन्हा ने तो जवाब दिया ही, महागठबंधन ने भी मोर्चा खोल दिया। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। सवाल है शत्रुघ्न सिन्हा जी का, तो कौन सा जो है विपक्ष में, एनडीए के पक्ष में अपनी पत्नी को खड़ा किया। महागठबंधन का कोई न कोई पार्ट और पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ाने का काम करे, उनकी धर्म पत्नी है, हक और अधिकार होता है। मंगल पांडे जी को अब कोई काम बचा नहीं है, विभाग तो अपना संभाल नहीं पाता है, तो अनर्गल बातों का चर्चा उनका करना लाजिमी है। जो आने वाला भविष्य है उनके लिए काफी समय होगा टिप्पणी करने के लिए, इसमें चुनाव लड़ ले, उनकी करारी हार होनी है। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और फिर लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ मैदान में उतर गए। पूनम सिन्हा के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने लखनऊ में प्रचार किया। इसी प्रचार को लेकर बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर धोखेबाज होने का आरोप लगाया है और उसी आरोप के बाद सियासत गर्मा गई। दिल्ली से आसिफ इकबाल के साथ रूपेंद्र जी, मीडिया, पटना। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से मंडल की वापसी हो रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि याद कीजिए 90 का दशक, जब मंडल की सियासत ने लालू यादव को सत्ता तक पहुंचा दिया था और अब फिर से उसकी सुगबुगाहट दिख रही है। पहले पीएम ने पिछड़ों का मुद्दा उठाया तो असली नकली पिछड़ों के जिक्र होने लगा और अब एक बार फिर से पिछड़ों के जिक्र के साथ आरक्षण का मुद्दा चुनाव में भुनाया जा रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है। पीएम ने खुद को पिछड़े जाति का क्या बताया? बिहार की सियासत की हवा फिर से मंडल की राजनीति की ओर बढ़ने लगी। असली पिछड़ा कौन है और नकली पिछड़ा कौन, इसके दावे किए जाने लगे। तो क्या बिहार में फिर से मंडल की हवा चलने लगी है? क्या बीजेपी को पिछड़ों के वोट में सेंधमारी का डर है? आरजेडी 90 के दशक की राजनीति को दोहरा रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की सियासत में एक बार फिर से पिछड़ों के साथ साथ आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। आरजेडी जोर शोर से इसे मुद्दा बना रही है। तेजस्वी हर रैली में इसे लेकर दलील पेश कर रहे हैं। तो वहीं
खुद पीएम ने फारबिसगंज में आरक्षण के मुद्दे पर सफाई दी। जवाब मिलेगा अगर हमारे आरक्षण संविधान और भाईचारा शांति को बिगाड़ने का कोशिश कोई करेगा, भाई से भाई को लड़ाने का काम करेगा, तो बहुत कुछ हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप लोग समझ जाइए मेरा इशारा। और आप बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा चुरा करके अपनी वोट बैंक के लिए किसी दूसरे को देने की फिराक में लगते हैं और इसलिए ऐसे लोगों से चेती है। दरअसल पिछड़ों की बात की शुरुआत पीएम ने की और इसे लेकर मायावती और आरजेडी ने जवाबी वार किया। हालांकि जेडीयू इस मुद्दे पर संभल कर बयान दे रही है। मैं समझ रहा हूं कि मायावती जी ने बिल्कुल सही कहा। दलित बहुजन समाज का कल जो वो तस्वीर थी ना, वो तस्वीर मुल्क की तस्वीर बदल देगी। इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री जी और उनके कोर टीम को भी है। ये लोग कोई पिछड़े नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि इस देश के सारे पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित मुलायम, अखिलेश और मायावती जैसे हो जाएं। और जिस दिन ऐसा हो गया हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। दरअसल इस बार बिहार समेत कई राज्यों में पिछड़ों की अहमियत को सभी पार्टियां तवज्जो दे रही हैं। पिछली मर्तबा बीजेपी को पिछड़ों का बम्पर साथ मिला था, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर डर है कि कहीं बीजेपी से ये वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए पिछड़ों के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हो रही है। अब इससे फायदा बीजेपी को होता है या नुकसान महागठबंधन को, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज फारबिसगंज में एनडीए की रैली हुई और इस रैली में पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस रैली में पीएम ने केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की और विकास के नाम पर वोट मांगे, तो वहीं सीएम नीतीश ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। मखानक माला से हम सब अपन हृदय के बीच में रहे वाला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन करे छी। एक बार जोरदार ताली से हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करी। भारत माता के मिथिलावासी अहाँ सबके गौर लागे छे। सीमांचल में गरजे मोदी, खूब बरसे सीएम नीतीश, पीएम सीएम के निशाने पर आरजेडी। सीमांचल का सबसे बड़ा रण तो 18 अप्रैल को ही खत्म हो गया, लेकिन जो भी सीट अब बची है उन्हें साधने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में फारबिसगंज में पीएम और सीएम एक मंच पर साथ नजर आए। इस मंच से पीएम ने विकास का नारा तो दिया ही, निशाने पर लालू परिवार को भी लिया। आप इस ताप में जो तप रहे हैं, ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। जब सत्ता भोग और परिवार का विकास ही लक्ष्य हो जाता है, तब हर जगह कलह और बंटवारा ही दिखाई देता है, और बिहार में तो साफ नजर आ रहा है। वहीं सीएम नीतीश ने भी एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। नीतीश ने अपनी सरकार की तुलना आरजेडी के 15 साल के शासन से की और दावा किया कि जो काम लालू राबड़ी के शासनकाल में नहीं हुआ, वो उन्होंने 13 साल में कर दिखाया। साथ ही केंद्र सरकार की भी नीतीश ने खूब तारीफ की। हम लोग 13 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक परिवार को 15 साल का मौका मिला है। पति पत्नी राज का 15 साल, और 15 साल में बिहार का एक साल का बजट क्या होता था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम। और आपने हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी और अब बिहार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। और सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में
केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की योजना बिहार के लिए स्वीकृत की गई है और उस पर काम प्रारंभ हो गया। सीमांचल में बची सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग है। उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली के जरिए एनडीए ने यहां अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को कराया है। साथ ही संदेश भी देने की कोशिश हुई है कि एनडीए के बगैर सीमांचल के साथ बिहार का विकास पूरा नहीं होगा। लेकिन संदेश को जनता कितना समझती है, देखने वाली बात होगी। कुमार नितेश, फारबिसगंज, जी मीडिया। अररिया की रैली में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद का जिक्र कर विपक्ष पर हमला बोला। दरअसल साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने के मसले पर पीएम ने इस बयान के जरिए उसका बचाव किया। उसके बाद आरजेडी ने भी पीएम के बयान पर पलटवार किया है। मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था तो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने क्या किया था? तब देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया। सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। योजना बनाकर जांच की पूरी दिशा ही भटका दी गई। इस तरह से अपमान, आप शहादत और शहीद की बात करते हैं, दूसरे लोगों को घेरते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। आप दुनिया में क्या मुंह दिखाइएगा? भारत जो बार बार ये दावा कर रहा है कि साहब हम आतंकवाद के शिकार हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, आप प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बना करके दुनिया की पंचायत में क्या साबित करना चाहते हैं? तो आपके साख पर आपका जो दावा है कि हम आतंकवाद के शिकार हैं और आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं, उसके साख पर बट्टा लगा है। फारबिसगंज में एनडीए की रैली में पीएम के भाषण पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीएम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है तो जेडीयू ने पीएम का बचाव किया। हमारा देश ही नहीं बल्कि विश्व जानता है कि सांप्रदायिकता फैलाने में देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। और लगभग भारतवर्ष के सभी लोग तो महसूस करते हैं, देश विदेश के भी लोग ये समझते हैं कि मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है, खास करके चुनावी वर्ष में, हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा करना और कुर्सी हाथ। प्रधानमंत्री के बयान का विरोध करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान दिया है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे। उन्हें चैलेंज दिया कि वो गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाकर दिखाएं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें भारत माता की जय बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में उन्हें परेशानी है। सिद्दीकी के इस बयान के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आप प्रधानमंत्री हैं भी तो ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। भारत माता की जय कहने से किसी को गुरेज नहीं है। भारत माता पे गर्व करना किसी को बुरा नहीं लगता है, मगर जानबूझकर उकसाना एक ईश्वर को पूछता है। इसलिए वो कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे। एक तरफ सीमांचल में मोदी और सीएम नीतीश गरज रहे थे तो उनसे करीब 20 कोस दूर कोसी के सुपौल में राहुल गांधी की चुनावी रैली हुई। इस रैली में महागठबंधन के तमाम दिग्गज नजर आए, लेकिन आरजेडी के नेता नदारद दिखे। इस रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र को राफेल के मुद्दे पर घेरा, निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस की न्याय योजना की तारीफ करते हुए वादा किया कि अगर सत्ता मिली तो लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं। आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है? कभी अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदार देखा है?
विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी इनके घर के सामने देखा है ना, लाइन लगी रहती है चौकीदारों की। नरेंद्र मोदी जी आपके चौकीदार नहीं है, देश के चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। आप अगर हिंदुस्तान के साथ अन्याय कर सकते हो, हम हिंदुस्तान के साथ न्याय कर सकते हैं। और इसीलिए आपको समझाने के लिए इसीलिए हमने योजना का नाम न्याय योजना रखा है। सुपौल में राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बयानों के तीर चल रहे हैं। जेडीयू ने राहुल पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने जेडीयू पर पलटवार किया। कांग्रेस ने 2007 में राफेल के सौदे पर बात शुरू की और 2014 तक उनकी सरकार थी। उसको अगर वो कंक्लूजन पर नहीं ले जा पाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय वायुसेना और देश की आकांक्षाओं के साथ छल किया है और बगैर सबूत के राहुल गांधी को हिट एंड रन करने की आदत रही है। उनको कोर्ट से फटकार भी लगी है। इसके बाद भी वो अगर अपनी आदतों से नहीं सुधर पा रहे हैं, आदतों को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश की दूसरी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बेलगाम बोली के जरिए उनको कहां ले जाए। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है तो हम समझते हैं कि ये कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश का पूरा आवाम इसका स्वागत करेगा कि अगर अनिल अंबानी के साथ साथ उस राफेल कांड में मोदी जी शामिल होंगे, उनकी गलती पकड़ी जाएगी तो स्वाभाविक है कि उनको सजा होनी ही चाहिए। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। पेइंग वार्ड में अब उनसे कोई भी नहीं मिल सकता है। यह आदेश बिरसा मुंडा जेल प्रशासन की तरफ से आया है। जेल प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं। विरोध करते हुए कांग्रेस ने जेल प्रशासन से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है, तो वहीं जेडीयू ने जेल प्रशासन के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि लालू यादव पेइंग वार्ड में अपनी सेहत सुधारने की बजाय आरजेडी की सेहत सुधारने में जुटे हैं। ऐसे में जेल प्रशासन ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही है। देखिए, लालू प्रसाद ही नहीं बल्कि जितने भी कैदी हैं उनको जेल मैनुअल के तहत अपने परिवार से, अगर राजनीति में है तो अपने समर्थकों से, शुभचिंतकों से मिलने का है प्रावधान। अगर ऐसा इस नियम के विरुद्ध कोई आचरण किया जा रहा है तो ये तो अमानवीय भी है और गैर कानूनी भी है। इसलिए हम समझते हैं कि ऐसा जेल प्रशासन को नहीं करना चाहिए और इस पर पुनर्विचार। उनको अपनी सेहत सुधारने के लिए रिम्स के वार्ड में रखा गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गिरता जो स्वास्थ्य है आरजेडी का, उसको सुधारने में ज्यादा उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी और लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी। इसलिए अगर ये निर्णय जेल प्रशासन ने लिया है तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। लालू से मुलाकात को लेकर जेल प्रशासन के आदेश पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने कहा कि अभी जो सत्ता में है वो लालू यादव से डर गए हैं, इसलिए ऐसे आदेश जो हैं वो जारी करवाए जा रहे हैं। उनको आज मिलने नहीं दिया गया, क्या बता रहा है सिवाय इसके कि सरकार जो है टॉर्चर करना चाहती है। ये कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। जेल में जो एक आदमी बंद है उससे ये इतने डरे हुए हैं कि लगता है कि अगर मुलाकात हो गई तो इनका तख्ता जो है पलट देगा आदमी। यही है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। राजधानी के मनेर में जमकर हंगामा बरपा। यहां के गोरैया स्थान में आपसी विवाद में एक शख्स की मौत से नाराज लोगों ने शव को नेशनल हाईवे 30 पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की खबर पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस और पब्लिक में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। दानापुर में सड़क पर दंगल, 2 गुट भिड़े तो दनादन चली गोलियां। एक की मौत के बाद और भड़का गुस्सा। पुलिस पहुंची तो जमकर फेंके पत्थर। ये तस्वीरें राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र के गौरैया स्थान की। सड़क पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में एक शख्स की जान चली गई। फिर जमकर हंगामा बरपा, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। हम आए तो देख रहे थे कि वो चला रहा था। हाँ, ओकरा अलावा
ये कैसे निपेंद्र मुखिया थे, उस तो गोली चलाए उनके पर, बाकी लाग गया दूसरा लड़का को, उहेंग हो गए थोड़ा। मनेर के गोड़ैया स्थान में दो पक्षों के विवाद ने माहौल को गर्म कर दिया और हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि दो पक्षों के विवाद की वजह से यहाँ पर भीषण हंगामा हुआ है। चूंकि कल दो बच्चों के बीच खेल खेल में विवाद हुआ था और ये विवाद इतना गहरा गया कि आज सुबह दो पक्षों की तरफ से लगातार मारपीट हुई और साथ ही साथ यहाँ नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि फायरिंग भी की गई। और जिस पक्ष ने फायरिंग किया है वहां पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक दुकान थी और मोटरसाइकिल को यहाँ पर आग लगा दिया गया है। भीड़ काफी आक्रोशित थी और गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ काफी उग्र हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को खदेड़ दिया गया और उसके बाद लोग अपने स्तर पर पूरे मामले को सलटाने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद सिटी एसपी यहाँ पर पहुंचे। दरअसल आपसी विवाद को लेकर यहाँ दो गुटों में जमकर रोड़ेबाजी और गोली चली। इस घटना में 3 युवकों को गोली लगी, जिसमें एक युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने शव के साथ NH 30 को जाम कर दिया कि बच्चों का विवाद इतना बढ़ जाता है कि अचानक एक दूसरे के जानलेवा पर उतर आता है और दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जिसमें एक निर्दोष की हत्या हो जाती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन